चलो बताओ मुझे क्या पढ़ रहे थे हम। कोई एक बार समराइज कर सकता है कि क्या क्या पढ़े जल्दी से, जो हार्डली 1 मिनट ले। ऐसा कोई है क्लास में? जल्दी सेल्फ इनिशिएटिव लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। सर अरे देख के बोल दो, सर मैं फोन तो से देख के बोल दो। हाँ हाँ, हम्म बोलो बोलो जल्दी। सर हमने ना हाउ टू सोल्व सच क्वेश्चन करा था कैलकुलस मेथड के लिए। कैलकुलस मेथड दो होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन टूल से हम कर सकते हैं कैलकुलस मेथड को। अगर x दिया हो, मतलब x मतलब डिस्टेंस, तो अगर हम डिफरेंशिएशन कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम x का, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर हम वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन कर दे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी। हम्म। ठीक है। और अगर हम एक्सेलरेशन मतलब डी उसका इंटीग्रेशन कर दे, x का इंटीग्रेशन कर दे, तो इक्वल्स टू में मिलेगा इंटीग्रेशन वी डी टी। ठीक है। और अगर हम v का कर दे तो इंटीग्रेशन वी ए डॉट डी टी मिल जाएगा हमें। तो दो मेथड होते हैं कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। ये दोनों मेथड से कर सकते हैं आप। यस सर। वो है कि आपको किस किस वे में ट्रेवल करना है, पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाए थे आपको। थोड़ा ऑब्जर्वेंट भी रहने के लिए बोला था कि कहाँ पे किस किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे इस एक क्वेश्चन मैंने यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाला था, ये वाला क्वेश्चन। इससे आपको कई बार आप सीधा ये यूज कर लोगे। ये क्वेश्चन में देखा था कि आप पहले इक्वेशन बना लिया करो हमेशा। जैसे आपको लग रहा है ना क्वेश्चन में कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब टर्म आ रहे हैं, तो पोजीशन से वेलोसिटी का इक्वेशन और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन का इक्वेशन, उसके बाद आप कमेंट कर सकते हो। जैसे हमने एक्सेलरेशन का इक्वेशन बनाया, इससे पता चल गया कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से क्लियर हो गया कि वो सारी इक्वेशन, मोशन यू वी प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, वो सब वैलिड है, उनका वैलिडिटी है। तो या तो न्यूमेरिकल मेथड से जा सकते हो। अगर आपसे कुछ इस तरीके का पूछा है, वेलोसिटी 6 सेकेंड, वेलोसिटी इनिशियल, एक्सेलरेशन एट द, तो ये सारी की सारी चीजें आप मतलब उसी वे में निकाल पाओगे। उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन को डिमांड को फिर बाद में समझ सकते हो। ठीक है, एक्स वी और ये तीनों की इक्वेशन आ गई, तीनों के ग्राफ बन जाएंगे। जैसे इसका ग्राफ है, ये कांस्टेंट लाइन ग्राफ होगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, इसका ग्राफ एक पैराबोलिक ग्राफ होगा। तो तीनों बन जाएंगे आपके पास, इन तीनों के ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ो। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, अब पढ़ो। एक्सेलेरेशन इज गिवन एज, कितना दिया हुआ? 2s+1 दिया हुआ। मेरा वीडियो आ रहा है क्या आप लोगों के पास? नो सर। अभी आ रहा होगा शायद, कुछ पीछे से ना लाइट आ रही है बहुत। ये सर अभी भी आ रही है क्या लाइट? अभी भी आ रही है। अब नहीं आ रही है शायद। नहीं, अभी भी आ रही है। चलो ऐसा देख लेते हैं, अभी ठीक है। यस सर। ये सर। चलिए आज चेंज, कल से इसको चेंज करते हैं। हाँ अब बोलो आप लोग। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको एक्सेलेरेशन दिख रही है एक साइड में, और एक साइड में किसका इक्वेशन दिख रहा है आपको दूसरी साइड? एक्सेलेरेशन एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कुछ भी बोल सकते हो। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, हाँ डिस्प्लेसमेंट ही दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये एक्सेलेरेशन है। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी एक्सेलेरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो। एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आपको दो इन्फॉर्मेशन, एक फंक्शन गिवन है, एक पैरेलली एक इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो।
इन दोनों के ऊपर अब कमेंट करना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इक्वेशन। जैसे ही आपको सर देखो हम आपके पास एक्सेलरेशन का, आपको मीनिंग ये पता था कि एक्सेलरेशन तो सर डीवी बाय dt होता है, ठीक है। मैंने ये बोला था इसको तब यूज करना है जब फंक्शन किसका दिया हो, टाइम का, ठीक है। अभी टाइम का फंक्शन नहीं है। एक और मैंने रिलेशन बताया था कि आप v dv बाय dx भी यूज कर सकते हैं। कैसे? इसी कोई dv बाय dt को आप dx से मल्टीप्लाई कर दो या dx से डिवाइड कर दो या ds से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो कुछ लोगों को ना ऐसा लगता है जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। एक अभी आज क्लियर कर लो इसको, ये होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल, यही होता है। तो आप बेसिकली s को क्या लिख सकते हो, डेल्टा x चेंज इन पोजीशन। तो अगर इसको छोटा लूंगा ds तो ये भी बहुत, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी dx हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन भी बहुत छोटा होगा। तो dx और ds सेम टर्म होते हैं, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है कि dx जो है चेंज इन पोजीशन, तो थोड़ा छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दिस इज योर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, स्मॉल चेंज इन पोजीशन। तो स्मॉल चेंज इन पोजीशन इक्वल टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड है, मतलब एग्जैक्टली आप इनको इंटरचेंज कहीं पे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आओ, तो अगर dx या आप ds भी कर दो इसको तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, ds कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, ds बाई dt। बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो यही एक्सेलरेशन जो है वो v dv बाई ds भी बन जाएगा। तो मैंने ये आपको बताया था, ये v dv बाई dx या फिर और v dv बाई ds, आप इसको यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन किसका फंक्शन दिया हो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का या पोजीशन का। x भी लगा सकते हो या और x का फंक्शन दिया, इस तरीके से x का लिखाओ, x का लिखाओ, डिस्टेंस का फंक्शन लिखाओ, टाइम का ना लिखाओ। इसके अलावा आप एटलीस्ट अपने माइंड में सोच सकते हैं कि ये आएगा। तो आप जब आपको ये क्लियर रहेगा ना कब यूज होगा, तो आपको कभी ऐसा ढूंढना नहीं पड़ेगा माइंड में, मतलब जा करके एक बार पता रहेगा कि जब भी फंक्शन टाइम का है तो डीवी बाई डी टी यूज कर लो, टाइम का नहीं है डिस्प्लेसमेंट का तो वी डीवी बाई डी एस यूज कर लो, फॉर्मूला उसी का ही है। तो हमको जैसे ही दिखाइए तो मैं इस फॉर्मूला पे पहुंच गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2s+1। यहाँ गया, ऊपर दिख रहा है मुझे, वो तो दिया हुआ है, ये तो गिवन है, तो मैंने इसको लिख दिया v dv बाय ds, ये आ गया 2s+1। अब मैं क्या कर लूं, अगर डिस्प्लेसमेंट के सारे टर्म को एक साइड ले जाऊं और वेलोसिटी के सारे टर्म को एक साइड रख लूं और इंटीग्रेट कर दूं, क्योंकि मुझे अब कहाँ कहाँ जाना है, एक्सेलरेशन से कहाँ जाना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के टर्म में जाना है। मतलब मुझे पता है कि मुझे इंटीग्रेशन इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आई हैव द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन और मुझे एक लेवल ऊपर जाना है, नीचे नहीं आ रहा हूँ, तो डिफरेंशिएट करके नीचे नहीं आ रहा हूँ, मैं एक्सेलरेशन की तरफ नहीं आ रहा हूँ, मैं ऊपर वापस जा रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट की तरफ या वेलोसिटी की तरफ जा रहा हूँ। तो उससे मुझे हिंट मिल जाएगा कि 2s+1 ds हो गया यहाँ पे। इंटीग्रेट कर दो इन चीजों को, मतलब आपके माइंड में ये चीजें बैठनी चाहिए। कैसे आपको पता चला, जैसे कुछ लोगों का डाउट यही रहता है कि मेरे दिमाग में कैसे आएगा सर कि यहाँ पे इंटीग्रेट करना था, मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ। वही चीजें बताई जा रही हैं कि इंटीग्रेट करने के लिए वो जो अभी मेथोडोलॉजी बताया ना ऊपर, ये यहाँ पे जो लिखा था कि कब करना है, ये आपको माइंड में क्या पता चला, एक्सेलरेशन है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, वेलोसिटी और एक्स। तो इधर दिया हुआ है कि आपको जब वेलोसिटी और एक्स की तरफ जाना है, यू नीड टू थिंक लाइक दिस, कि आपको या तो इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा। जैसे इस क्वेश्चन में इस तरीके से आया, अब यहाँ पे मैंने यही क्यों किया, क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि माई वेलोसिटी इज 0 व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, ये ऊपर क्वेश्चन में गिवन है। तो मेरे को इंटीग्रल का एक लोअर लिमिट पता है कि जब मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है तब मेरा वेलोसिटी भी 0 है, और जब मेरा डिस्प्लेसमेंट कोई भी रैंडम s होगा, तो मेरा वेलोसिटी भी उस टाइम पे कोई भी रैंडम v होगा। ये मैंने अज्यूम कर लिया, क्योंकि मुझे रिलेशन निकालना है ना, v एज अ फंक्शन ऑफ s ही तो निकालना है।
वो गिवन होगा तो फिर तो खत्म ही हो जाएगी ना चीजें, रिलेशन नहीं आएगा, फिर तो कोई वो आ जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे, एक्चुअल कुछ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अभी बस रिलेशन आएगा अगर इसको मैं पुट करता हूँ कि मेरे इनिशियल जब मैं शुरू किया था तो जीरो वेलोसिटी था, जीरो डिस्प्लेसमेंट था, बट कुछ देर बाद मेरे डिस्प्लेसमेंट जब एस हो गई तो मेरा वेलोसिटी भी कुछ वी हो गया। उन दोनों का रिलेशन निकालना है। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, इसका इंटीग्रेशन बताओ, वी का, सॉरी मैंने कुछ गलत लिखा गया इसमें इक्वेशन में, यहाँ डीवी आएगा, यहाँ पे डीवी आना चाहिए था, ये था डीएस में। वी डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी पावर V square by तो 2. वी स्क्वायर बाय 2। आप बस क्या पुट कर दोगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को वी, जो ये वी है। यहाँ पे क्या होगा, 2 का तो होगा नहीं, एस का होगा एस स्क्वायर बाय 2. और 1 का इंटीग्रेशन वी विल हैव S. ओनली एस, क्योंकि एस पावर 0 है, एस पावर 0 का इंटीग्रेशन एस पावर 1 हो जाएगा। देन 0 टू डिस्प्लेसमेंट कोई रैंडम एस, जहां तक हमको जाना। दोनों लिमिट को पुट करो, यहाँ पे इसको पुट करोगे तो अपर लिमिट पुट करोगे तो वी स्क्वायर और लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0, तो आपके पास आएगा वी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, एक तो एटलीस्ट इसको कैंसिल कर दो, एस स्क्वायर प्लस एस। आप यहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे, ये लिमिट यहाँ पे पुट करो, ये लिमिट यहाँ पुट करो, और नीचे से फिर लोअर लिमिट भी पुट करो, तो लोअर एस स्क्वायर प्लस एस और लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0, बस दोनों टर्म 0 बन जाएंगे। तो आपका क्या बन गया इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस स्क्वायर प्लस एस, 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुका हूँ इस तरीके से। तो वेलोसिटी कितना आ गया, √2 एस स्क्वायर प्लस एस, ये आंसर। यही पूछा था आपसे, देख लो क्या पूछा था उसने क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इक्वेशन। आया समझ, तो क्वेश्चन का टाइप कवर कर रहे हैं हम, किस तरीके से किस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए। Excuse me sir. बोलो। सर प्लस माइनस नहीं आएगा लास्ट में? यहाँ पर हाँ प्लस माइनस लिख सकते हो अगर आप वेलोसिटी के साइन के साथ लिखना चाहते हो तो, कोई ऐसे म्यूटेशन इन जनरल, क्योंकि वो वन डायरेक्शनल मोशन ही होना चाहिए, ऐसा बोल सकता हूँ क्या कंफर्म। वेलोसिटी इज 0 व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, एक्सेलरेशन, हाँ हम डिस्प्लेसमेंट पे कमेंट नहीं कर सकते कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा बढ़ेगा या कम होगा, एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, उस पर कमेंट इस तरीके से था। डिस्टेंस लिखा होता तो पक्का मैं प्लस ले लेता वहां पे, बट प्लस माइनस ले लेते, या आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इस इक्वेशन पे भी छोड़ दो कि दिस इज द डिजायर्ड, अगर आप इस वेलोसिटी स्क्वायर में छोड़ना चाहते हो। ठीक है, सब्जेक्टिव है तो आप कहीं पे भी अपना आंसर को छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता कि उसमें हार्डली वो आपका मतलब अगर यहाँ पे भी आप लीव करोगे आंसर को तो ऐसा मार्क्स कटने के कोई स्कोप नहीं रहता। ठीक है, ऑप्शन जब ऑप्शन में से चूज करना होता है तो आपको आंसर का फॉर्म पहले ही पता होता है, किस फॉर्म में आप निकालोगे। ठीक है, अगर आपसे वेलोसिटी, अगर इसके बाद भी जैसे पोजीशन और टाइम पूछ लेता तो इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर यहाँ से आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एस पता है, आप इसको लिख दो ds बाई dt, फिर क्या कर दो यहाँ पे यही √2s। मैं एक स्टेप आगे बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम भी निकाल सकते थे, तो ds सारे s के टर्म एक साइड ले आओ तो यहाँ आ जाएगा ये, और इधर चला जाएगा dt, फिर से इंटीग्रेट कर दो, जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब टाइम कोई t है तो डिस्प्लेसमेंट मेरा s है, इसको इंटीग्रेट एक बार और कर दोगे तो आपका किस किस का फंक्शन आएगा, ये सारा का सारा यहाँ पे टाइम आएगा और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों के बीच में एक रिलेशन आएगा। गिवन कि आपको ये इंटीग्रेशन करना आता है, जो कि इस स्टेज पे नहीं आता है। ठीक है, मैंने आपको जो इंटीग्रेशन सिखाए हैं वो बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, ऐसे इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए आपको मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स का कैलकुलस करना पड़ेगा बेसिकली पूरा, कि आप कोई भी इंटीग्रेशन सोल्व कर पाओ। मैं एक स्टेप बस जस्ट इन जनरल आपके व्यू के लिए बता रहा हूँ, इससे अगर आपको वेलोसिटी से फिर से डिस्प्लेसमेंट पे जाना था तो वेलोसिटी को लिखते हैं ds बाई dt,
ds बाई dt में s का सारा टर्म एक साइड, टाइम का सारा टर्म एक साइड, सेग्रीगेट कर लेते और फिर इंटीग्रेट कर देते। इंटीग्रेट करने पे आपको एक s और टाइम में एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये एक मतलब वन स्टेप फर्दर कि आप आगे क्या कर सकते थे। जैसे उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बस छोटा सा नोट लिख देता हूँ। दिस कैन बी further used to find displacement time relation। ठीक है, वही ds बाई dt क्या होता है v, तो ds कितना होगा v dt। इसको यूज कर सकते हैं, बस इसको हिंट के लिए लिख देता हूँ, ये हिंट। ठीक है, इसको क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेट कर दोगे अगर आपको एक स्टेप आगे जाना। बट अभी वो पॉसिबल नहीं है इस स्टेज पे, जितना आपने कैलकुलस लर्न किया ये आगे एक फर्दर स्टेप इंटीग्रेशन नहीं है, तो मैं आगे क्वेश्चन को लेके भी नहीं जा रहा हूँ इसलिए। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन क्या डिमांड है आपको। एक चार्ट मैप आउट हुआ कि किस तरीके से क्वेश्चन को आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपके पास मोशन का टाइप कौन सा है। देखो मैं फिर से एक बार कार्ड आउट कर रहा हूँ कि मोशन में टाइप कौन सा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन अगर 0 हुआ तो बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होंगे तो आपका इक्वेशन बहुत सिंपल होता है कि जो भी डिस्टेंस होंगे वो वेलोसिटी इनटू टाइम होंगे या डिस्प्लेसमेंट होंगे। डिस्टेंस होंगे तो स्पीड इनटू टाइम होगा। जो आपका 9th का फॉर्मूला होता है ना, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो सब। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो लाइफ बहुत ईजी है। ठीक है, बट इसमें भी जब क्वेश्चन आएंगे ना तो वो आपकी लाइफ इजी नहीं बनाएगा। जब एक दो क्वेश्चन करेंगे हम, या मतलब बहुत सारे मिल भी जाएंगे, वो आपको कुछ ना ट्रिक में फंसा देगा, जिसमें जो क्वेश्चन जो है वो रेदर देन बिकमिंग अ फिजिक्स क्वेश्चन, वो आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाएगा, रीजनिंग और लॉजिक का क्वेश्चन बन जाएगा कि आपको लॉजिक डेवलप करना है। ठीक है, वो ऐसा बोल देगा कि एक बस है, वो बस इस सिटी से यहाँ चल रही है, 2 घंटे में पहुंच रही है, हर 10 सेकंड पे, हर 10 मिनट पे एक बस छूट रही है, उधर से भी बस चल रही है। ठीक है, हर बस कितनी बस से मिलेगी जाते वक्त। तो वो क्वेश्चन में आपको ट्रिक में फंसा देगा। क्वेश्चन फिजिक्स वाइज मुश्किल नहीं होगा, वो आपको लॉजिक डेवलप करना आ रहा है उस क्वेश्चन के लिए या वैसा, उसमें दिक्कत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे बता देगा, एक कोई पर्सन है, वो रोज 7:30 बजे उठता है, उसको 8 बजे तक ट्रेन में चढ़ना होता है, तो 8 बजे वो ट्रेन पे पहुंच जाता है। तो एक दिन वो 10 मिनट लेट हो गया, ठीक है, और ट्रेन 15 मिनट लेट हो गई, तो उसको जो है कितने बजे घर से निकलना पड़ेगा तो वो ट्रेन को सेम स्टेशन पे कैच कर पाए। इस तरीके से मतलब वो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। यूज फॉर्मूला यूज जो होगा वो डिस्टेंस इनटू स्पीड और टाइम, बस बेसिक ये फॉर्मूला यूज होगा। दूसरा पाथ जो जाएगा जब ये जीरो नहीं, ये जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो आपका वो इक्वेशंस और ग्राफ, ठीक है, और कैलकुलस भी यूज कर सकते हो, तीनों लग जाएंगे इसके अंदर। या तो आपके जाएगा इक्वेशंस के साथ, या ग्राफ के साथ, या कैलकुलस अगर थोड़ा बहुत आता तो है। और दूसरा, अगर ये वेरिएबल हो गया, दूसरा पाथ अगर ये वेरिएबल हो गया, अगर ये इक्वेशन एक्सेलेरेशन हो गया वेरिएबल, तो इस पाथ पे क्या चूज करोगे, ओनली कैलकुलस मेथड बचता है। तो ये मैप है कि आपके कोई भी क्वेश्चन है ना, ये टूल्स है, इसी टूल्स में जाएगा। या इसका क्वेश्चन है तो इसके थ्रू v इक्वल टू डिस्टेंस प्लस लॉजिक, इससे होगा। और ये जीरो नहीं हुई तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, तो कांस्टेंट होगी तो इक्वेशन ग्राफ और ये इनका यूज करोगे। और अगर वेरिएबल हुई तो आपके पास बस कैलकुलस का टूल है, कैलकुलस का टूल है, और प्लस जो आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग लॉजिक है वो भी चलेगा काम, वो तो साथ में रखना ही है, लॉजिक को घर पे छोड़ के नहीं आओगे। देन इससे मैं अब आगे बढ़े यहाँ तक, आपको मैं आपको एक पाथ पे लेके जा रहा हूँ, मतलब जो मुझे स्टेप्स टू डू आपके माइंड में रहना चाहिए कि किस क्वेश्चन को आए आपका अपने माइंड में एक
स्टेप्स को रिकॉल कर पाओ कि अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा कर पाए। और जनरल एकदम रिजिडिटी नहीं है कि ए और बी जो है सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन से ही ज्वाइन होगा, जैसे सर ने तो ऐसा बोला था ऐसा ही होगा। थोड़ा सा अपना लॉजिक भी साथ में रखना है कि ये जो है थोड़ा इधर उधर भी होंगे चीजें, तो वो क्वेश्चन के थ्रू आएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये थोड़ा सा वो बढ़ता रहेगा आपका अंडरस्टैंडिंग। इसमें कोई और क्वेश्चन डाला है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन दिया था आपको, ये किसी ने किया? एक क्वेश्चन पेंडिंग है, ये किसी ने ट्राई किया? यस सर। हो गया? यस सर। और किसी ने ट्राई किया? आपको भी बोला था आप लोगों को। कौन कौन है क्लास में? आप लोग क्या खा पी के सो जाते हैं क्या बस दिन भर? तो ट्राई तो किया था, हुआ नहीं। अच्छा, हुआ नहीं। सर मैंने करा। हो गया आपका? रिलेशन आया ये वाला मैं आपने दूसरा दिया, मैंने वो करा। वो कौन सा दिया था? और भी कोई क्वेश्चन दिया था क्या? जो ही तो दिया था। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से हमने दिया है। अच्छा अच्छा, वो हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। जो अभी कराया ना वो तो करा दिया मैंने अभी। रितेश आपने ट्राई किया? ओजस, ओजस आप किस क्लास में थे क्या? क्या सर? कल क्लास ये में सर थे? कर दिया। नहीं सर। आपने मुझे एक डाउट भेजा हुआ था, वो मैंने कल क्लास में सोल्व कर दिया था, ठीक है? कोई वेक्टर का डाउट था। वीडियो सर। हाँ हाँ, वीडियो में एक बार चेक कर लेना, रेफर करना। चलो मैं इसको करता हूँ एक बार जल्दी से। मैंने आपको हिंट भी दिया था कि वीटी ग्राफ को यूज कर सकते हैं। वी कैन नॉट वेस्ट सेम टाइम ऑन द सेम क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पे नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ना है चीजों को लेकर के। आपको वनडी में क्या लग रहा था? आपको वनडी में लग रहा होगा कि ये तो वेलोसिटी इनटू टाइम आने वाला है, बस स्पीड टाइम, और ये बस नॉर्मल ज्यादा से ज्यादा v इक्वल टू यू प्लस एटी। उतना इजी नहीं आएगा अगर जेई या नीट में जाओ। नीट में फिर भी कभी कभी इजी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? जेई में तो एक्सपेक्ट मत करना है कि आपसे वो वनडी का इजी क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत इजी तो नहीं होगा। हाँ, इसमें ले लो कि पहले तो यहाँ ले लो वेलोसिटी एक्सिस। मैं एक बार शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। यहाँ ले लो टाइम एक्सिस। आप कुछ कुछ दूर तक, कुछ टाइम t1 तक तो चले एक्सेलरेशन अल्फा से, एक्सेलरेट विद कांस्टेंट रेट अल्फा। और फिर कुछ देर t2 टाइम से चले आप कुछ दूसरे एक्सेलरेशन से, ये ठीक है? इस टाइम में आपकी वेलोसिटी जैसे जैसे एक्सेलरेट करोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, और कांस्टेंट रेट से तो स्ट्रेट लाइन बना दो, तो बढ़ते बढ़ते ये कहीं पे सपोज यहाँ पहुंच गई, ये यहाँ पहुंच गई। फिर उसने बोला t1 टाइम भी हो गया, और x1 क्या होगा? x1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये जो एरिया हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका x1। इसका स्लोप क्या हो गया? इसका स्लोप हो गया अल्फा, क्योंकि वो होता है एक्सेलरेशन। इसका जो एरिया हो गया वो हो गया आपका डिस्टेंस x1, जो क्वेश्चन में गिवन है, टाइम t1 दिख रहा है। फिर दूसरा आफ्टर इट रिटार्ड, फिर ये जो है कुछ कुछ देर रिटार्ड करी, और रिटार्ड करके ये कहाँ पहुंच गई? यहाँ पे पहुंच गई। अब जो ये वाला नया वाला एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या होगा आपका? A2। एरिया A2 इज द डिस्टेंस x2, क्योंकि उसने बोल दिया वैसा डिस्टेंस अगला, क्योंकि एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और पूरा ऊपर ही है, पूरा ऊपर ही है तो साइन पॉजिटिव ही होगा। साइन पॉजिटिव ही होगा तो मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं, यूटर्न नहीं लिया कभी भी, तो एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सेम मीनिंग होंगे। तो टाइम लग गया उसको t2, वो भी मैंने शो कर दिया। और इसका स्लोप क्या होगा? बीटा, क्योंकि वो क्या है? एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन है, नेगेटिव स्लोप है बट वो बीटा है।
तो बीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, बट बीटा के आगे माइनस नहीं लगाना है खुद भी, क्योंकि उसने खुद ही रिटार्ड बोल दिया उसको। रिटार्डेशन 2 है, मतलब उसकी वैल्यू एक्चुअल में एक्सेलरेशन के टर्म में -2 होगी। और फिर से वो वापस रेस्ट पे आ गया, खुद ही लिखा है देखो, देन कम्स टू रेस्ट। तो मैंने फिर से उसको कहाँ पे, वेलोसिटी को जब तक 0 नहीं हुई तब तक मैं उसको लेके गया, ये 0। इन इंफॉर्मेशन को यूज करना है और आपको इनमें से एक रिलेशन डेवलप करना है कि अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है। आप सबसे पहले इसको कुछ मान लो, ये हाइट को कुछ मान लो, ये हाइट को सपोज आप y मान लो, m मान लो, l मान लो, इसको l बोल दो। ये हाइट को सपोज l है, ये आपने एज्यूम कर लिया। तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया आपका l/t1, क्योंकि तो स्लोप है। स्लोप हो गया अल्फा, अल्फा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अल्फा हो गया l/t1। और दूसरा रिलेशन आ गया एरिया। एरिया कितना हो गया, एरिया तो होता है x1 डिस्टेंस, और ये हो गया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। सेम तरीके से वहां भी लिख लो, उस साइड सेकंड साइड में स्लोप कितना होगा, वहां पे स्लोप होगा बीटा। बीटा अगेन माइनस बीटा होगा, बट -tan थीटा भी होगा। तो माइनस को अपने माइंड में कंज्यूम कर लो, ठीक है, कि माइनस माइनस कैंसिल ही हो जाना है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है। तो आप मैग्नीट्यूड लिखोगे तो आपको मिलेगा ये होगा l/t1, क्योंकि इस ट्रायंगल में, इस देख लो जिसको नहीं समझा, इस ट्रायंगल में ये साइड होगा परपेंडिकुलर और ये साइड होगा बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस लिख दो तो tan थीटा आ जाएगा। और ऑब्वियसली क्योंकि सेकंड वो tan थीटा जो है आपका यहाँ से बड़ा है 90 से, तो नेगेटिव ही आना है, और वो भी रिटार्डेशन है। तो बेसिकली ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो वो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो जब भी आप नेगेटिव स्लोप लिखो, आपको डायमेंशन से मतलब है, तो आप मोड अपने माइंड में लगा लिया करो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका स्लोप लिखना, स्लोप लिखना है बेसिकली कितना ये नीचे आया और कितना ये आगे गया, यही होता है स्लोप, कि पर यूनिट डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करने में वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये होगा ऊपर वाला वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने l नीचे आने में, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया t2, t1 नहीं है t2 है। तो बीटा का रिलेशन आ गया। और सिमिलरली एरिया जो है नेक्स्ट वाला एरिया x2 एरिया है, वो कितना है, हाफ ऑफ बेस इनटू क्या करना है यहाँ पे t2। T2। अब देख लो आप, इसमें से रिलेशन इस तरीके से बनाना है, x1/x2 का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो लो, इन दोनों का T1/T2। x1/x, T1 रेशियो T2। तो t1/t2 बन गया, ठीक है। और यहां से इन दोनों का रेशियो लोगे तो अल्फा बाय बीटा क्या आ जाएगा, T2/T1। 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 यहां से इन दोनों का रेशियो लो, इन दोनों का रेशियो लोगे तो अल्फा बाय बीटा जो आएगा वो आएगा t2/t1, मतलब t1/t2 कितना आ जाएगा फिर, बीटा बाय अल्फा, ये आ जाएगा। आपको इसी हिसाब से देख लेना है, x1/x2 बीटा बाय अल्फा t1/t2, ये आंसर करना। बस सिंपल है, अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक इस तरीके से लगाओगे तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए करने। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, इनका ग्राफ का मैं बार बार जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें ग्राफ मल्टीपल एंगल में यूज हो रहा है, मतलब स्लोप भी यूज हो रहा है, एक्सेलेरेशन भी यूज हो सकता है जब आप क्वेश्चंस करो तो सारे एक साथ ना यूज हो। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क अभी देना ठीक रहेगा नहीं, एक बार थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, मतलब आपको नेक्स्ट वीक के लिए काफी होमवर्क मिल जाएगा फिर। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग मोशन। फ्री फॉल देखा आपने, अरे फ्री फॉल, एक बॉल को ऐसा फेंक दो, यहाँ देख लो, ये फ्री यस। फॉल है। फ्री फॉल में क्या होगा, ये बॉल लिया और आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ भी ले लो, ये चार्जर है, अच्छा इसको फेंकूंगा तो नहीं मैं, ये ले लो,
इसको फेंक सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको बस छोड़ दूंगा तो ये क्या होगा, किसके इन्फ्लुएंस में नीचे जाएगा ये, बस ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। 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 तो कुछ ड्रैग भी लगेगा क्योंकि एयर भी है, वैक्यूम तो है नहीं। ठीक है, तो ये जो मोशन फॉलो होगा ना, उस पे एक्चुअल में तो दो फोर्स लगेंगे। वन इज ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, एंड द अदर इज द अदर फोर्स इज एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक की नहीं बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैशर नहीं लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स नहीं होगा, बट Air. एटमॉस्फेरिक ड्रैग लगेगा। ठीक है, ठीक है, द अदर फोर्स दैट इज बीइंग एक्टेड ऑन इट बाय द एयर इन द सराउंडिंग, तो वो होगा, वो एक ड्रैग क्रिएट करेगा, क्योंकि ये नीचे जाने का, जैसे आप पैराशूट से कूद जाओ तो पैराशूट ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है ना, जो एयर को कट करके आप नीचे जा रहे हो, एयर तो स्टैटिक है, आप कट करके उसको नीचे जा रहे हो। या जैसे आंधी आंधी वांधी आती है तो आप बाहर खड़े हो तो आपको पता है ना कि वो पुश करता है आपको। तो जब भी यस आप सर। एयर को कट करके जाओ या एयर बहुत फास्ट चल रही हो आपको कट करके जाए वो, तो आपके ऊपर एक ड्रैग क्रिएट होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा। ड्रैग मतलब फ्रिक्शन होता है। ठीक है, जैसे आप बाइक पे चल रहे हो, बाइक पे फील होता है, बाइक पे अगर चल रहे हो तो एयर आप एयर को कट करके जा रहे हो तो आपको एक ड्रैग फील होता है कि आपको पीछे पुश किया जा रहा है। हम इस पूरे फ्रीली फॉलिंग मोशन में जो भी अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, फ्रीली फॉलिंग मोशन जिसको टाइटल दिया गया, इस फ्रीली फॉलिंग मोशन के अंदर हम ड्रैग को इग्नोर कर रहे हैं। आप म्यूट कर सकते हैं, कोई अनम्यूट है यहाँ पे। इस पूरे फ्रीली फॉलिंग मोशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, द ड्रैग बाय द एयर, ये जो जाएगा नीचे, तो ये नीचे तो ग्रेविटी की वजह से जाएगा, पर ऊपर की तरफ जो ड्रैग लगेगा मोशन के अगेंस्ट, ड्रैग मतलब फ्रिक्शन, जो एयर का फ्रिक्शन जो लगेगा, वो क्या कर रहे हैं हम पूरे टाइम इग्नोर कर रहे हैं, हम इसमें नहीं मान रहे हैं। ना ही हमारा डिजाइन कोई ऐसा है कि एयर ड्रैग ना लगे, ड्रैग लगेगा, दैट इज बीइंग इग्नोर्ड कंप्लीटली। इस एनालिसिस में जो हम इस चैप्टर में कर रहे हैं ना, ये अपने माइंड में मान के चलना। ठीक है, बट एक्चुअल में अगर कोई पूछे कि कितना फोर्स लग रहा है, ओनली फोर्स इज नॉट ग्रेविटी, देयर आर सम अदर फोर्सेस, बट वो इग्नोर की जा रही। इतना क्लियर है? उसको तो साइड में रख देते हैं अभी। अब होता क्या, फ्रीली फॉलिंग मोशन। फ्रीली फॉलिंग मोशन के एक टाइप ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। टाइप ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है पूरे मोशन में, एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, एक्सेलरेशन पूरे टाइम कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यही हमने पढ़ा है। तो फ्रीली फॉलिंग मोशन में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट रहेगा तो कितना रहेगा, तो कितना जो है ना, ये कितना वाला वैल्यू है, वो एक्सेलरेशन जी से रहेगा, उसको जी से डिनोट किया जाता है। और जी से डिनोट करने के बाद उसकी जो वैल्यू लिखी जाती है ना, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड लिखी जाती है। और ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड है ना, ये भी जो वैल्यू होता है एक्सेलरेशन का, दैट इज वैलिड। ये जो वैलिडिटी है ना इसका वैलिडिटी सिर्फ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है। ये वर्ड नियर लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज ओनली वैलिड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, उसके अलावा वो वैलिडिटी भी खत्म हो जाता है। मतलब ये 9.8 वैल्यू जो है ना, अगर आप 4 नियर द सरफेस, मतलब नियर द सरफेस कितना मानोगे अर्थ का, अर्थ का रेडियस जो है अराउंड 6400 किलोमीटर है। ठीक है, 6393 कुछ है ऐसा किलोमीटर में, 6400 मान सकते हो किलोमीटर में। तो अगर उतने से आप मान लें 4-5 किलोमीटर ऊपर भी चले गए तो तब भी आप सरफेस के पास ही हो। 10 किलोमीटर तक भी सरफेस के पास माना जा सकता है। कुछ चेंजेस आएंगे बट माना जा सकता है। बट बहुत ऊपर चले गए तो 6400 के कंपेयर में जिन डिस्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो आपका जी का वैल्यू फिर चेंज होने लगेगा। तो जो भी नियर द सरफेस के अजम्पशन है, तो नियर द सरफेस के अजम्पशन का कोई बाउंड्री नहीं है कि नियर द सरफेस सर कितना मीटर तक ऊपर माने। फ्यू किलोमीटर, मतलब 1 2 3 4 5 किलोमीटर तक आप अज्यूम करके अपना क्वेश्चन कर सकते हो कि हाँ ग्रेविटी कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकेंड ही, पर सेकेंड नहीं सॉरी, एक
गलती हो गया मेरे, पर सेकंड स्क्वायर आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये जो वैल्यू है, यही इसी रेट से जो है वेलोसिटी के चेंजेस होंगे, क्योंकि ये वेलोसिटी dv/dt होता है कि वेलोसिटी 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में 9.8 यूनिट से चेंज होगा। जैसे आप ये बोलोगे ना, ये अभी मैंने फेंका था, तो अगर मैं इसको छोड़ दूं, तो मतलब अगर यहाँ से छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ आने में ना, इसको यहाँ तक आने में 1 सेकंड लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकंड लगा, तो 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी के चेंजेस भी 9, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। अगली में कितना होगा, अगले 1 सेकंड में फिर इसका 9.8 मीटर और चेंज हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा, 2 टाइप्स ऑफ 9.8, फिर थ्राइस ऑफ 9.8, ऐसे हो जाएगा, हर सेकंड में वो 9.8 यूनिट से चेंज होगा। बट ये जो 9.8 वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड, ये 9.8, ये नियर द सरफेस ही इसको बस कांस्टेंट माना जाएगा। ऊपर थोड़ा जाने लगोगे ना, तो फिर ये हो सकता है 100-150 किलोमीटर के बाद ये वैल्यू 9.7 रह जाए, और ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी का अट्रैक्शन कम होता रहेगा, तो वैल्यू जो है एक्सेलेरेशन, फोर्स कम होगा, फिर एक्सेलेरेशन कम हो जाएगा, तो ऊपर जाते जाते 9.5 हो जाए, 9.4 हो जाए, बाहर जाते जाते तो मतलब ये ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं होता स्पेस मतलब यहीं पे जा करके कि 400-500 किलोमीटर के बाद, 700 किलोमीटर के बाद क्या अर्थ का इन्फ्लुएंस एकदम जीरो ही हो गया, वैसा नहीं होता है, बहुत दूर तक इन्फ्लुएंस रहता है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, और वो कांस्टेंट है, और उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, 9.8 मीटर तो मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन होगी कहां पे, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, जिधर भी अर्थ का सेंटर है, डाउनवर्ड मतलब टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ये जिधर भी आप खड़े हो, इस तरीके से ले लीजिए कि 9.8, ये जो है डायरेक्शन भी मैंने दिखाई हुई है, और इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जिधर भी अर्थ का सेंटर होगा, किसी भी पॉइंट से, लोकेशन से, ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे बनाऊं, ये हो गया अर्थ, ले लीजिए आप, ऐसा ले लेते, ठीक है। अब आपको पता है कि आप कुरुक्षेत्र में हो, तो कुरुक्षेत्र का अगर आप लैटिट्यूड ले लो, मतलब इधर ये 0 डिग्री लाइन है, तो कुरुक्षेत्र ऊपर होगा, और ऊपर भी कितना होगा, अराउंड 28 डिग्री पॉइंट समथिंग है नॉर्थ में, यहाँ जाके कुरुक्षेत्र का आएगा लैटिट्यूड। ठीक है, ऊपर जाना मतलब इस लाइन पे कुरुक्षेत्र होगा, यहाँ लाई कर रहे हो, तो ये जो 28 डिग्री नॉर्थ है ना, तो यहाँ के लिए ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाता है, और ये आपका वर्टिकल हो जाता है। ठीक है, मतलब आप इस प्लेन में देख रहे हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा बनाऊं, प्लेन बना दूं, तो इस प्लेन में देख रहे हो, आया समझ, कट कट करते हुए मैंने एक प्लेन बना दिया, तो आप जो है यहाँ पे हमेशा ऐसे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपका वर्टिकल, अब जी किधर है, जी का डायरेक्शन इस साइड है, जी वेक्टर नीचे यहाँ पे है। तो हमेशा जी ऐसा मत मानना कि नीचे, इधर इधर नहीं होता है। आप अपना जब भी आप फ्रेम देख रहे हो ना, तो आप इस चीज को रोटेट करके देख रहे हो, कहाँ चला गया वो, ये रहा, आप इस चीज को रोटेट करके देख रहे हो, तो इसको बस साइड निकाल के देख रहे हो। यानी कि अगर मैं मान लिया इंडिया ही बनाता हूँ, सपोज यहाँ पे इंडिया बनाऊं, फिर इंडिया में जैसे कुरुक्षेत्र, तो आप इस तरीके से बना दोगे, यहाँ पे ले लो, ठीक है, तो ये कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर हो, ये जो है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो मैंने ये बनाया हुआ, ये प्लेन, ये जो प्लेन है, विजुअलाइज करके जैसे दिखा रहा हूँ कि वो ऐसा है, टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है, ये उसका ऊपर से, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर होगा टॉप से, तो टॉप व्यू ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र यहाँ कहीं होगा,
दिल्ली यहाँ कहीं होगा। आया समझ? टॉप व्यू में अब ये आपका हॉरिजॉन्टल है, अर्थ पे हॉरिजॉन्टल ये है, यहाँ पे ये है ऐसा, और ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन है। तो कुछ लोगों को तो आधे टाइम यही नहीं समझ आता हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोलते किसको है। जिधर भी आप खड़े हो, जैसे कोई अभी अभी यहाँ पर है, मान लिया वो जो है अर्जेंटीना में है, तो यहाँ पे उसका हॉरिजॉन्टल ये होगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है तो ऑस्ट्रेलिया नीचे होगा, यहाँ कहीं जाकर ऐसा ऑस्ट्रेलिया रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई पॉइंट लोगे, मैं यहाँ पे बस साइड में से, तो उसका हॉरिजॉन्टल ये होगा, उसका वर्टिकल ये होगा। उनके लिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसे होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना, जहां पे भी जिस भी प्लेस पे अर्थ पे खड़े हो उस पे एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ कर दो, वो आपका हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि आगे जाके तो उसको चेंज होना है। ठीक है, तो टॉप व्यू में हॉरिजॉन्टल। अब ये ध्यान रखना कि आपके जो भी चीजें हो रही होंगी, हॉरिजॉन्टल बोला जा रहा है तो मतलब ग्राउंड, ये मत देखना 3D में जाके मत देखना हर बार। आपके लिए बस हॉरिजॉन्टल ये होगा कि ये वाले प्लेन की बात कर रही है, और ऊपर से कुछ गिर रहा है, ऊपर से कुछ गिर रहा है मतलब इस साइड से कुछ गिर रहा है, इसके वर्टिकली ऊपर है। वर्टिकली ऊपर कैसे दिखाऊं मैं, मतलब आप अपने अपनी तरफ मान लो, जब स्क्रीन को देख रहे हो ना, तो अपनी तरफ से ऊपर से कुछ गिरेगा और वो ऐसा इस पे नीचे आ रहा होगा, ये वर्टिकली आउटवर्ड बाहर से आ रहा है। तो इन चीजों की बात हो रही होगी। प्लेन उड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है मतलब इंडिया के सरफेस के पैरेलल उड़ रहा है ऊपर। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, कुछ क्योंकि बच्चों के कुछ बच्चों में नोशन थोड़ा अलग रहता है। हॉरिजॉन्टल मतलब जो भी जहां पे भी है वो हर प्लेन को क्या बोल देते हैं, जैसे आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आप हमेशा ऐसा बना देते हो कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, बस ऐसा थोड़ी ना होगा। अब देखो इंडिया के लिए क्या होगा, अभी आपने इंडिया यहाँ पे बनाया तो इंडिया के लिए तो अगर इस यहाँ पे एक्चुअल में बनाते तो इंडिया ऐसा बनता ना, तो ये नॉर्थ होता, ये ईस्ट होता, ये वेस्ट होता, ये साउथ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता इस डायग्राम पे, तो 3D डायग्राम पे। तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना कि ये नॉर्थ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहाँ पे आते हैं, तो ऊपर से जिधर भी सेंटर है उधर की तरफ वर्टिकल है, ये यानी कि ये वर्टिकल वाला हाइट है आपका, जिधर की तरफ भी सेंटर होगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा पर सेकेंड स्क्वायर से, डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड है तो कांस्टेंट है, उसी वजह से उसको कांस्टेंट भी बोला जाता है क्योंकि वो डाउनवर्ड होता है। ठीक है, अब फ्रीली फॉलिंग मोशन बोलते हैं किसको, फ्रीली फॉलिंग मोशन का ये डेफिनेशन है जो अभी मैंने एक बार एक्सप्लेन कर भी चुका हूं, बट जस्ट ठीक है। क्या डेफिनेशन है, द मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग मोशन। ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी होना चाहिए इसके पास। आप लोग एक बार ये म्यूट करेंगे, किसने अनम्यूट कर दिया माइक? ये माइक अनम्यूट क्यों हो जाता है, फोन रख दिया करो ना। एक मिनट, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है किसी को? फ्रीली फॉलिंग मोशन इज अ टाइप ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नो सर। 9.8 वैल्यू होगी। अच्छा, ये जो आप कुछ बार 10th में वो भी ले लेते थे आप लोग इसको, इसी वैल्यू को जो है कितना अप्रोक्सीमेट किया जाता है, आप लोग इसी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करते हो, अप्रोक्सीमेटेड एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हो ना, G इक्वल टू 10, वो यस सर। अप्रोक्सीमेटेड होता है जो G को 10। अब देखो G को 10 कब लेना है, G को 10 तो आप ले तो कभी भी सकते हो, ऐसा नहीं रहता, बट कई बार ना अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज हुए, मान लिया जैसे आपके 4 ऑप्शन है और चारों के आंसर जो है आपने 10 लेके फाइंड किया, और 10 लेके फाइंड किया तो एक ऑप्शन आ गया, बट 9.8 लेके करते ना तो इसके पास वाला आता, जैसे 50 आ गया, बट आपका आंसर 48 पॉइंट या 49.6 था आंसर,
तो जब क्लोज आंसर हो ना तो थोड़ा सा ध्यान से करना। अगर दूर दूर आंसर है, बहुत ऑप्शंस दूर दूर हैं, तो आप 10 लेके कर लोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटेड आंसर के पास मिल जाएगा। बट एक्चुअल में ये जो अप्रोक्सीमेशन है, जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो ना, क्वेश्चन में मेंशन है, जैसे जेई में जब भी यूज करवाएंगे ना, जेई या नीट में, वेन एवर दे वांट टू, मतलब डिजायरेबली यूज करवाना चाह रहे हैं आपसे, तो ही आप यूज करोगे 9.8 के अलावा 10 को। अदरवाइज मोस्टली 9.8 होता है, मतलब मोस्टली क्या, आपको हमेशा 9.8 ही यूज करना होता है क्वेश्चन। जब वो ब्रैकेट में लिख देगा कि यूज GS10, तो आप 10 यूज करोगे, अदरवाइज आपको 9.8 यूज करके ही आंसर निकालना है। करेक्ट आंसर 9.8 वाले ही होंगे। और जेई का ट्रेंड ऐसा है कि वो अगर नहीं लिख रहा है ना, तो वो दोनों ऑप्शन बना के देता है, जो 10 से भी आता है वैल्यू पुट करने पे, और 9.8 से भी आता है, और पास में रख देता है दोनों को। ऑप्शन ए रख देगा जो 9.8 पुट करने पे आएगा, ऑप्शन बी रख देगा जो 10 से आएगा, और आप ऑप्शन बी टिक करके आ जाओगे। वैसा गलती मत करना। तो अब इसका एनालिसिस शुरू करते हैं कि इनका एनालिसिस कैसे करेंगे। एनालिसिस मतलब हमको पता है कि कुछ चीजें गिरानी है, तो एनालिसिस में हमको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि हमें पता है, कंफर्म हो गया कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का टाइप है, यहाँ पे हमको ऊपर कंफर्म हो चुका है, तो हम ये बोलेंगे कि ऑल द इक्वेशन आर एप्लीकेबल ऑफ फ्री फॉल मोशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, जो भी हमने 4 पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये सब सारी इक्वेशन क्या होंगी यहाँ पे, वैलिड होंगी। क्यों? क्योंकि मेरा जी वेक्टर जो है क्या है, कांस्टेंट है, और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट के लिए वो वैलिड है। ठीक है, अब हम इसका एनालिसिस शुरू करते हैं एक एक करके। जैसे आपने क्या किया, सबसे पहले लेते हैं, आपने एक बॉडी को ऊपर फेंका, ठीक है, जैसे कहाँ गया वो कैप, ये रहा। हाँ, आपने ये कैप लिया और इस कैप को ऊपर फेंक दिया सर, ये कैप ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। या बॉल फेंकते, जनरली बॉल फेंकते रहते हैं ना बच्चे, एक बॉल फेंका फिर कैच कर लिया, ऐसा कि फेंका फिर कैच कर लिया, फेंका फिर कैच कर लिया, फेंका फिर कैच कर लिया। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कुछ देर हवा में रह रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि आपने एक बॉल फेंक दिया और वो कितनी देर हवा में रहेगा, ये कैलकुलेट करके बताओ, ये कितनी देर बाद आपका आएगा। जैसे जगलर होता है, वो सर्कस में करते नहीं रहते हैं, 3 बॉल को उतार देते हैं, 4 बॉल को, 5 बॉल को उछालते रहते हैं उनको, क्योंकि और वो देखते हैं हर बार वो बॉल ना एक ही हाइट तक जा रही होती है, तो उनको प्रैक्टिस इस तरीके से करना है कि सेम स्पीड से फेंके, क्योंकि वो सेम टाइम तक जाएगा, और सेम इंटरवल के बाद फेंके, ताकि वो एक मोशन सेटअप हो जाए कि उसको पता है कि भाई मैं हाफ सेकंड में एक बॉल फेंकूंगा, हर हाफ सेकंड में वो कितना ऊपर फेंकूंगा, वो टाइम उतना ही लेकर के आएगा। तो माइंड में वो कैलकुलेशन करता है, उसके बाद वो उसको प्रैक्टिस करता है, और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस से एक्सपर्ट बन जाता है उसमें। ठीक है, एक बॉल 3 बॉल, कुछ लोग 3 बॉल उछाल लेते हैं, 4 बॉल उछाल लेते हैं एक साथ, वो ऐसा सर्कल बना लेते हैं पूरा का पूरा। तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, कई बार जैसे आप अपना कैच, बॉल को कैच कर रहे हो, तो आप अपने माइंड में कैसे कैलकुलेट करते हो, जब जब भी किसी ने हिट किया, शॉट हिट किया, तो आपको पता है आप बाउंड्री पे खड़े हो, तो आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेते हो कि ये बॉल थोड़ा सा आगे गिरेगा। ये आपको विजुअलाइज हो जाता है, आपने जितना भी एक्सपीरियंस लिया है, सोशलाइजेशन या मतलब जो भी आपने कल्चरली सीखा अपने सराउंडिंग में, तो आप 3 स्टेप भागोगे, 4 स्टेप भागोगे, और फिर उस तक पहुंच पाओगे। ये अपने माइंड में आप कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हो जाता है कि बहुत स्पीड से भागना है या रुके रहना है वहीं पे। और फिर वो गेज करते हो अपने माइंड में कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट भी आपने ओवर द टाइम, मतलब लाइफ में अपना इवोल्व कर लिया है कि भाई 3 सेकंड इतना होता है, 4 सेकंड इतना होता है, 10 सेकंड इतना होता है। उन सबको बना करके आप ये वो कैच कर पाते हो। ठीक है, छूट गया तो फिर मतलब आसपास वाले क्या बोलेंगे कि घर पे चाय वाय पियो जाके, और यहाँ क्या कर रहे हो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखते हैं कि हम क्या ले रहे हैं। हम एक बॉडी ले रहे हैं, हमने उस बॉडी को, बॉल को ऊपर फेंक दिया, और वो कुछ दूर ऊपर गया, और फिर वो वापस आ गया। इस मोशन से करते हैं। हमको क्या गिवन होगा, हमको जो ऊपर फेंकने का जो स्पीड है, ये जो स्पीड है ये गिवन होगा बस। यू इनिशियल स्पीड अपवर्ड है, और ये गिवन है, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं।
और हमको पूरे टाइम क्या पता है, ये फ्रीली फॉलिंग मोशन है, और फ्रीली फॉलिंग मोशन है तो ग्रेविटी किधर लग रहा है, जी किधर एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन जी, जी ही ले लो, 9.8 वैल्यू नहीं पुट करेंगे हम कभी भी, जी डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड है। तो बेसिकली होगा क्या, जैसे ही आप इसको बॉल को फेंकोगे, बॉल आपके हाथ से छूटते ही किसके अंदर आएगी, द मोशन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। जैसे ही आपने छोड़ दिया, आपने मैकेनिकल फोर्स लगाना था लगा दिया, आपने उसको इनिशियल इनिशियल मोमेंटम दे दिया, वेलोसिटी v दे दिया, वो ऊपर चला गया, जाना शुरू कर दिया उसने, ये और ये आपको पता भी है किस स्पीड से फेंका है। अब आपसे पहला क्वेश्चन देखो, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कितने टाइम में आपके हाथ में दोबारा आएगा, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कितना ऊपर तक जाएगा, तीसरा हो सकता है कितने टाइम बाद ये मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, रिवर्स डायरेक्शन कब करेगा। यही सब क्वेश्चन बनते हैं इसके केस में, और इसी में उलझाता रहेगा, केस बनाता रहेगा, अलग अलग सिचुएशन। कभी इसको बिल्डिंग से फेंक देगा, कभी इसको 2 स्टेप ऊपर रख करके फेंक देगा, ऊपर उछाल दिया, फिर तीसरा बंदा खड़ा है वो कैच कर लिया। इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, आपको एक एक इंफॉर्मेशन चाहिए जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए है। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको वापस उसी प्लेस पे आना है, और इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास अवेलेबल है। यू नो व्हाट इज यू, यू नो व्हाट इज एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड है। और तीसरा क्या चाहिए, तीसरा क्या चाहिए सोल्व करने के लिए बताओ, व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी इज इन द एयर, द टोटल टाइम फॉर विच द बॉडी इज इन फ्री फॉल। ये निकालना, एक इक्वेशन, एक पॉइंट बता दो मुझे क्या चाहिए होगा, वेलोसिटी कहाँ पे, मैक्स हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा आपको ये पता चलेगा इसकी स्पीड कम होती रहेगी, क्योंकि फोर्स तो लग रहा है नीचे, एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, ठीक है, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो फोर्स नीचे लगेगा। आप उस चीज को जो है यूज करोगे कि इसकी वेलोसिटी अब कम होगी। वेलोसिटी कम होते होते जब भी ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, यहाँ पर ये कौन सी है इसकी मैक्स हाइट, तो यहाँ पे क्या होगा इसके पास मोमेंट्री, जब जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसके पास एक मोमेंट्री रेस्ट आ जाएगा। जब जैसे ये यहाँ पहुंच गया, क्यों, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, एट topmost point velocity of particle becomes 0। क्यों बनता है, क्योंकि अगर 0 नहीं बनी तो वो यू टर्न क्यों आएगा, अगर 0 मान ले 2 मीटर पर सेकंड है फिर थोड़ा और ऊपर जाएगा, यू टर्न कब लेगा, जैसे आप गाड़ी नॉर्मल सड़क पे स्कूटी का यू टर्न करते हो, तो यू टर्न करने का मतलब है कि आपके आगे जाने की स्पीड एक टाइम के एक मोमेंट के लिए तो 0 ही, तभी तो आपकी स्पीड रिवर्स होगी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग सिचुएशन में यूज है, मतलब एज अ कॉन्सेप्ट याद रखना कि कभी भी क्या कभी भी यूज हो सकता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है, मोमेंट्री रेस्ट आता है यहाँ पे। और फिर ये वापिस आएगा, तो यहां से यहां तक। अब आपको जो है ना साइन भी पुट करने होते हैं, देख लो, मतलब इस मोशन को अगर 2 मोशन में मैं ब्रेक कर दूं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये यहां से यहां तक गया यू स्पीड से, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जाके 0 हो गई, ये कौन सा मोशन हो गया आपका, अपवर्ड मोशन, ठीक है। और फिर डाउनवर्ड मोशन के लिए u कितना हो गया 0, और फिर ये नीचे आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका डाउनवर्ड मोशन। मतलब यहाँ का v उसके लिए क्या बन जाएगा, अगर 2 मोशन में ब्रेक करो उसके लिए तो u हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी,
और ये हो जाएगा डाउनवर्ड मोशन, और इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। इतना ठीक है। तो अगर अब मैं इसको सोल्व करूं यहीं से, पहले लिख देता हूं फॉर अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन के लिए आपको क्या क्या पता है इक्वेशन फॉर अपवर्ड मोशन? आपको u पता है, u तो u गिवन है आपको, एक्सेल u पता है। देख लो ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना ये चीजें जो भी लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को g लिखूं या माइनस जी लिखूं? माइनस जी। माइनस जी। माइनस जी क्यों लिखूं? अपोजिट डायरेक्शन में लग। क्योंकि वो वेलोसिटी के अपोज कर रही है, वेलोसिटी के अपोजिट है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन को वेलोसिटी, अगर मैं इसको पॉजिटिव लिख रहा हूं तो मैंने मतलब अपवर्ड डायरेक्शन को क्या मान लिया है अपने माइंड में? आई हैव गिवन असाइन अ कन्वेंशन दैट अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो उसके अपोजिट जो भी वेलोसिटी होंगी, जो भी एक्सेलरेशन होंगी, या जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रही होंगी, ठीक है, तो वो सारी की सारी नेगेटिव काउंट होंगी। तो ये माइनस जी हो जाएगा। तो मैंने ऊपर देख लो, ये ध्यान रखना, मैं सिर्फ अपवर्ड मोशन की बात कर रहा हूँ, अभी नीचे आना शुरू नहीं किया उसने, जब तक ऊपर जा रहा है तब तक की बात कर रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 0। तो आपका ऊपर जाने का टाइम क्या है? टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन। यहां से यहां तक जाने का टाइम बताओ, ऊपर जाने का, ऐसा यहां से यहां तक का आपको ये फाइंड करना है, यहां से यहां तक का टाइम। v is equal to u plus at से आ जाएगा। कौन सी इक्वेशन आपने खुद u ही plus तो, हाँ, gt। आप एक इक्वेशन यूज करोगे तो आपने देखा कि टाइम फाइंड करना है, तो आप इन सारे रिलेशन को देखोगे तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करोगे। v को पुट किया 0 था इनिशियल वेलोसिटी, एक ही जगह g पुट कर देंगे। माइनस जी पुट करेंगे एक ही जगह, तो इतना आएगा। तो टाइम फॉर अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन का टाइम कितना आएगा? u बाय जी। मतलब किस वेलोसिटी, बस सिर्फ किस बात पर, g तो कांस्टेंट है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी। जैसे मान लिया आप 10 से फेंकोगे, अगर g को 10 मान लो, अपने माइंड में 10 मानो, 9.8 मत मानो, 10 मानो। अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को फेंका तो कितनी देर बाद ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी देर बाद पहुंचेगी? 1 सेकंड बाद। 1 सेकंड बाद। आया समझ? यस। ठीक है। तो अगर जैसे मान लिया ये ऊपर फैन तक अगर मुझे कुछ फेंकना है, तो अगर मैं कुछ बॉल को फेंकूं और मैं टाइम तो घड़ी में कैलकुलेट कर ही सकता हूँ कि वो फैन को कब टच करेगा। जैसे मैं छोड़ूं और टाइमर स्टार्ट कर दूं तो ये टाइम कैलकुलेट हो सकता है। तो मैं देख लूं जी मुझे पता है, तो जब वो फैन को टच करेगा तो मुझे अपनी इनिशियल वेलोसिटी भी पता चल सकती है। उल्टा भी हो सकता है कि अगर मैं किसी तरीके से अपवर्ड टाइम कैलकुलेट कर लूं तो मुझे ये वेलोसिटी भी पता चल सकती है जिससे स्पीड से फेंका है। मतलब इंटरडिपेंडेंट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्पीड ओनली। उसके अलावा कोई फैक्टर आ रहा है? नहीं, कोई और फैक्टर नहीं आ रहा है, सिर्फ इनिशियल स्पीड, अपवर्ड टाइम, ऊपर ऊपर जाने का टाइम है। इसी तरीके से अगर डाउनवर्ड टाइम की बात करें, वैसे तो मैं ये भी बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि दोनों टाइम इक्वल होंगे, जितना ऊपर जाने का टाइम होता है उतना ही नीचे जाने का टाइम है। बट अगर हम करके देखें फॉर डाउनवर्ड मोशन, फॉर डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन को बताओ आप यू क्या लिखोगे? इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या लिखोगे? इनिशियल वेलोसिटी को यू क्या, अरे कितना होगा? 0 होगा ना इस बार तो। ऊपर से शुरू किया है, देख लो यहाँ पे लिखा है मैंने डाउनवर्ड मोशन के लिए। कितना होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट करेगा तो वहां से तो 0 होगा। अब नीचे नीचे आते आते कितना हो जाएगा? यहाँ पे आते आते उसकी वेलोसिटी यू हो जाएगी। ये आपने शायद 9th में भी पढ़ा है कि एनर्जी कंजर्व रहती है, पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव भी मुझे लगता है बस इसी मेथड से किया होगा, एमजीएच वाले से।
कि mgh होता है हाफ mv स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बॉल को फेंकते हो उसी वेलोसिटी से नहीं, एटलीस्ट स्पीड बोल दो, डायरेक्शन तो रिवर्स हो जाती है, जिस स्पीड से बॉल को फेंकोगे उसी स्पीड से वो बॉल वापस आएगी आपके हाथ में। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जो इस सिचुएशन में होगी, जब वो गिर रहा होगा बॉल यहाँ पे, तो डायरेक्शन तो रिवर्स हो जाएगा बट उसका मैग्नीट्यूड यू ही रहेगा, सेम हाइट पे आते आते। सेम हाइट अचीव करेगा ना जब तक वापस बैक, अगर ग्राउंड से फेंका तो ग्राउंड पे वो सेम वेलोसिटी से ही आए, सेम वेलोसिटी नहीं, अब वेलोसिटी अपोजिट हो जाएगी, स्पीड सेम रहेगी, सेम स्पीड से ही आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी जो है इस बार उसका यू हो जाएगा। एक्सेलरेशन इस बार उसका जी लूंगा या प्लस जी लूंगा डाउनवर्ड मोशन के लिए, बताओ। एक्सेलरेशन सर को प्लस जी। जी लूं या प्लस जी लूं? आप अगर जी और प्लस जी को इमेजिन करना ना, या तो मैं आपको कन्वेंशन ही रटवा दूं कि ऐसे कर लो, या आप खुद माइंड में सोच लिया करो कि वो वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करता है, और डिक्रीज करता है तो वो नेगेटिव होगा। अभी क्या कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे आ रही है, आपको पता है कि वेलोसिटी बॉडी का इंक्रीज करेगा, तो इस बार जी जो है पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो टाइम फॉर डाउनवर्ड मोशन कितना हो जाएगा बताओ? आप बोलोगे टाइम फॉर डाउनवर्ड मोशन आपका कितना होने वाला है, v माइनस यू बाय जी, यानी कि u माइनस 0 बाय, ये मैंने v को पुट किया, ये मैंने इनिशियल वेलोसिटी को पुट किया, और यहाँ पे मैंने प्लस g पुट किया। तो टाइम फॉर डाउनवर्ड मोशन इज कितना आएगा? आप बोलोगे u बाय जी, ऊपर जाने का टाइम भी इतना ही है और नीचे आने का टाइम भी इतना ही है। ये भी इतना, दोनों सेम आ गए। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? बोलो। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बोलूं? आप बोलोगे टाइम फॉर अपवर्ड मोशन प्लस टाइम फॉर डाउनवर्ड मोशन, यानी कि कितना हो जाएगा? कैपिटल टी बोल दूं अगर मैं इसको, टोटल टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, 2u बाय जी। टू यू बाय जी। टाइम फॉर, ये देखो ये फॉर्मूला तो रट लोगे, इसको रटना भी है। ठीक है, मतलब एकदम टिप्स होना चाहिए कि अपवर्ड, डाउनवर्ड और इसका मोशन। ठीक है, मैं कोई सिंबल बना देता हूँ, जो जो चीजें आपको रटनी होंगे ना डायरेक्टली, मैं कोई सिंबल जैसे ऐसा सिंबल बना देता हूँ, इसको रट लेना। जहां पे भी अगर मैं ये सिंबल बनाऊँ ना, तो मतलब वो चीजें आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। कई बार बनाऊंगा कुछ जगह प्रोसेस ये, क्योंकि आपके डायरेक्टली बहुत हैंडी रहेंगे। ये रुपीस का सिंबल है, इसको मैं बना दिया करूंगा, तो मतलब ये याद रखना कि जहां पे भी अगर आपको मिले ये नोट्स में, तो वो चीजें आपको याद डायरेक्टली रखनी है कि 2u बाय जी, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंट यूज होगा। इसमें भी आपको ज्यादा ज्यादा बड़ा टेक अवे पता क्या है, कि आपको इसको अगर एनालाइज करके देखो ना, जी तो कांस्टेंट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसका फंक्शन है? टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉडी किसका फंक्शन है? सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉडी इज द फंक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ये टेक अवे है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉडी इज फंक्शन ऑफ इनिशियल, इनिशियल में भी, और मैं यहाँ एक वर्ड डाल रहा हूँ, ये मैं आपको 2D में पढ़ाऊंगा, अपवर्ड क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, इनिशियल अपवर्ड वेलोसिटी।
ठीक है, ये जो अपवर्ड लिखा ना बीच में, ये 2D में समझ आएगा कि मैंने अपवर्ड क्यों लिखा है। अभी तो मैंने अपवर्ड दी थी वेलोसिटी, तो आपको लग रहा है कि अपवर्ड ही तो लिखा है, बट मैंने जानबूझ के इसको अपवर्ड ऊपर ही फेंका, सीधा टेढ़ा फेंकता तो क्या होता, तो दो कंपोनेंट आते, यूएक्स और यूवाई। तो उस टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ यूवाई का फंक्शन बनता है रेदर देन यूएक्स का। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से उसको कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी का फंक्शन होता है वो। टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऑफ द बॉडी इज द फंक्शन ऑफ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी या इनिशियल अपवर्ड वेलोसिटी। ठीक है, जो वेलोसिटी ऊपर दी गई है उसका फंक्शन आता है। अब अगर आपको एक कन्वेंशन ध्यान रखना है, जो ये कन्वेंशन जो मैंने यूज किया है कि कुछ जगह पॉजिटिव लेना कुछ जगह नेगेटिव लेना, उसके लिए मैं आपको एक रूल ही बता दे रहा हूँ। ये कन्वेंशन का रूल है, यही फॉलो करना है अगर आपको माइंड में। ठीक है, ये फॉलो करोगे तो थोड़ा चीजें रिलैक्स हो जाएंगी। देखो क्या लिखा है, पढ़ना एक बार इसको। ऑलवेज टेक डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एज पॉजिटिव डायरेक्शन। जो भी जिधर भी आपने बॉल, ये हर जगह, मतलब अब मैं ये ना जनरल रूल बनाऊंगा। ठीक है, ये हो सकता है कि आपके स्कूल में ऐसा ना फॉलो किया जाए। ठीक है, वो कई बार ना कुछ स्कूल में क्या रिजिड हो जाते हैं कि हमेशा अपवर्ड को पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लो। इससे भी आंसर इससे भी नहीं है, कोई ऐसा गलत नहीं आएंगे। आप हमेशा एक डायरेक्शन अपवर्ड पॉजिटिव ले लो, ये नेगेटिव ले लो, उससे भी आंसर आ जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है उससे नहीं आएंगे, कुछ स्कूल में कराते हैं। मैं वी विल फॉलो कि वी विल ऑलवेज टेक द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एज पॉजिटिव। जिधर भी इनिशियल वेलोसिटी, मान लिया बॉल को नीचे ऊपर से नीचे फेंक दिया, तो जैसे ही मैं बॉल को नीचे फेंकूंगा ना, तो क्या होगा, जिधर इनिशियल मोशन स्टार्ट होगा वो वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना, तो नीचे वाली पॉजिटिव। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ सेकेंड अपवर्ड मोशन में, तो मोशन कहाँ स्टार्ट होना था मेरा डाउनवर्ड मोशन के लिए, नीचे। तो मेरा नीचे वाला डायरेक्शन क्या बन गया, नीचे वाला बन गया पॉजिटिव, नीचे वाला डायरेक्शन बन गया पॉजिटिव, और ऊपर वाला बन गया नेगेटिव। तो सारी जितनी क्वांटिटी नीचे हैं जिनका वेक्टर का साइन डाउनवर्ड है, वो सारी की सारी पॉजिटिव लेना। जैसे एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर डाउनवर्ड हो रही है तो पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन सारी पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन सारी नेगेटिव। ये कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, ये कन्वेंशन को फॉलो किया जा रहा है। Always take the direction of initial velocity as positive, so the direction opposite to initial velocity will be negative. जितनी सारी डायरेक्शन जो है, इस केस में क्या हो गया, अपवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी ऊपर था पॉजिटिव आया, डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन था तो उसको नेगेटिव ट्रीट कर लिया। तो हम आगे के जितने क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे हमको आगे पढ़ना है मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, ठीक है, बॉडी जब तक ऊपर से किसी हाइट से फेंके तब उसका एनालिसिस करेंगे। तो इन सब क्वेश्चन के लिए हम ये फॉलो करेंगे कन्वेंशन। ठीक है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं आराम से, कोई ऐसा उसमें इश्यू नहीं आएगा। चलिए अभी हम इस एनालिसिस को आज के लिए बंद करते हैं, कल हम इसको मैक्सिमम हाइट्स के लिए डिराइव करेंगे और ये धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला डेवलप होंगे। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो तो कल मैं आपके डाउट्स ले लूंगा कि साइन में अगर किसी को दिक्कत है, कन्वेंशन में दिक्कत है, एक बार आप रिवाइज करिए जाके। कोई कमेंट कर रहा है, क्या लिख रहे हैं ये लोग? अच्छा ओके ठीक है, अगर कुछ दिक्कत एक बार रिवाइज करके आना। किसी अगर साइन कन्वेंशन में दिक्कत है, कोई टॉपिक समझने में क्यों जीरो हो जा रहा है वेलोसिटी, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके आना चीजों को। आज कोई होमवर्क नहीं है सच, होमवर्क आपको कल या परसों से मिल जाएगा, बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय। कल शायद मैं काफी क्वेश्चन ही कराऊं आपको।